वेलकम टू एजलेसनेस। भारत सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध राष्ट्र है। चूंकि भारत का भौगोलिक विस्तार भी बहुत ज्यादा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और ये जो भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से आयातित हैं। ये यहाँ की अपनी लोकल भाषाएं थी जो समृद्ध होकर आज ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि इनका अपना व्याकरण है, इसमें अपने पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं। इन्हीं भाषाओं में कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनको विशेष दर्जा दिया गया है, उन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इसी क्रम में 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति दे दी है। ये जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये भाषाएं ही भारत की जो गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, उसको संरक्षित कर रखी है अपने अंदर। यानी कि इन भाषाओं के माध्यम से ही हम अपनी गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को जान पाते हैं। क्योंकि इन भाषाओं में जो अलग अलग ग्रंथ लिखे गए थे, उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हमें अपने इतिहास को जानने का मौका मिलता है। क्योंकि ये जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं अलग अलग समुदायों और अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती थी। तो इन भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे गए, वो भी उन समुदायों और उन क्षेत्रों की विविधता के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार ये जो अलग अलग भाषाएं हैं, इनको पढ़ने से हमें उन अलग अलग समुदायों और अलग अलग क्षेत्रों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं, उनको जानने का मौका मिलता है। जिन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इसके पहले भी भारत सरकार ने 6 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। उन 6 भाषाओं में थी तमिल, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो आज की वीडियो में हम शास्त्रीय भाषाओं को कवर करेंगे। और शास्त्रीय भाषा जो हमारे सिलेबस कला और संस्कृति है, यानी आर्ट और कल्चर है, उसका एक पार्ट है। ये जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है उसके जीएस पेपर 1, और जो मेंस परीक्षा होती है उसमें भी जीएस पेपर 1 का ही पार्ट है। भारत सरकार ने 2004 में शास्त्रीय भाषाओं की एक नई कैटेगरी बनाने का निर्णय लिया, और सबसे पहले इसमें जो भाषा जोड़ी गई वो भाषा थी तमिल। और चूंकि भारत सरकार ने भाषाओं में एक नई कैटेगरी जोड़ी थी शास्त्रीय भाषाओं के नाम से, तो इन शास्त्रीय भाषाओं में कौन सी भाषा आएगी, इसको निर्धारित करने के लिए एक मानदंड होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कुछ पैरामीटर, कुछ मानदंड जो है वो निर्धारित किए। इन मानदंडों में जो पहला था वो ये था कि वो जो पर्टिकुलर भाषा है, उसका जो आरंभिक ग्रंथ हो या फिर जो भी अभिलेखित इतिहास है, वो 1000 वर्ष से अधिक का दर्ज हो। यानी कि उस भाषा का जो भी आरंभिक ग्रंथ है, जो भी हमें ज्ञात आरंभिक ग्रंथ है, वो कम से कम 1000 साल पहले आज से लिखा गया होना चाहिए। इससे उस भाषा का लचीलापन पता चलता है, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि अलग अलग जो कालखंड आए, अलग अलग समय आया, उसमें भी वो भाषा स्थायी रूप से बनी रही। दूसरा जो मानदंड था वो ये था कि प्राचीन साहित्य जो और ग्रंथ जो हैं, उसका एक संग्रह, जिसे बोलने वालों की पीढ़ी द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। यानी कि उस भाषा में लिखा गया जो साहित्य और ग्रंथ है, उसका एक संग्रह होना चाहिए, जो वो भाषा जो लोग बोलते हैं वो उन ग्रंथों को एक मूल्यवान विरासत समझते हो। तीसरा मानदंड ये था कि साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषण समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। यानी कि उस भाषा में जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो सभी मौलिक होने चाहिए, किसी की नकल नहीं होनी चाहिए किसी अन्य भाषा की। अब किसी भी भाषा को जब केंद्र सरकार साहित्यिक भाषा का दर्जा देना चाहेगी तो इन मानदंडों के आधार पर ही देगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन मानदंडों का परीक्षण कौन करेगा। तो नवंबर 2004 में भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, उसने एक भाषा विशेषज्ञ समिति का गठन किया, और इस समिति को साहित्य अकादमी के अंतर्गत रखा गया। तो यही समिति जो है वो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने के लिए जो भी भाषाएं प्रस्तावित की जाएंगी उनका परीक्षण करेगा। नवंबर 2005 में इन मानदंडों में संशोधन किया गया, और उसके बाद एक और भाषा जोड़ी गई, और वो भाषा थी संस्कृत। अब ये नवंबर 2005 में मानदंडों में जो संशोधन किया गया, उसमें 2 चीजें की गई। एक तो मानदंड जो पहले से था उसे परिवर्तन किया गया उसमें, और एक नया मानदंड जोड़ा गया। परिवर्तन जो किया गया वो ये किया गया कि पहले जो ये था कि 1000 वर्ष से अधिक के दर्ज इतिहास की उच्च पुरातनता होनी चाहिए, उसे बढ़ा के 1500 से 2000 वर्ष कर दिया गया। बाकी जो 2 थे उनको सेम रखा गया, जो कि बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाना चाहिए, वो सेम रखा गया।
और साथ ही साथ साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, इसको भी सेम रखा गया। लेकिन एक नया मानदंड और जोड़ा गया, वो ये था कि शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक दौर से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी भाषाओं के बीच एक विसंगति भी हो सकती है। ये एक नया मानदंड जोड़ा गया, चौथा। इसी बीच मंत्रालय को 2013 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक प्रस्ताव मिला, जिसमें यह कहा गया था कि मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा दिया जाए, ऐसा अनुरोध किया गया था। अन्य भाषाएं, जो अन्य 4 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं, उनके लिए भी अलग अलग सरकारों की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जैसे पाली और प्राकृत के लिए जो प्रस्ताव बिहार की तरफ से आया था, असमिया के लिए असम की तरफ से आया था, और बंगाली भाषा के लिए पश्चिम बंगाल की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति, जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जो साहित्य अकादमी के अधीन आती है, उसने एक बैठक की। ये बैठक हुई थी 25 जुलाई 2024 को। इस बैठक में सर्वसम्मति से कुछ मानदंडों को संशोधित किया गया। आपको पता ही है कि ये जो समिति है, ये इस बात की जांच करती है कि कोई भाषा जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उनके अंतर्गत आती है या नहीं आती है। साथ ही साथ इस समिति के पास ये पावर भी है कि वो मानदंडों को भी निर्धारित कर सके और संशोधित कर सके। इस समिति ने इसमें सिर्फ एक संशोधन किया, यानी कि पहले के जो 4 मानदंड थे उनमें से 3 को एज इट इज रखा गया, एक को हटा के उसकी जगह दूसरा जोड़ दिया गया। जिस मानदंड को हटाया गया वो ये था कि साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। इसे हटाकर जो नया जोड़ा गया मानदंड वो ये था कि ज्ञान से संबंधित ग्रंथ, विशेष रूप से कविता, पुरालेखीय और शिलालेखीय साक्ष्य के अलावा गद्य ग्रंथ, यानी कि उस भाषा में ज्ञान से संबंधित ग्रंथ होने चाहिए। विशेष रूप से वो कविता के रूप में हो सकते हैं, पुरालेख के रूप में हो सकते हैं, या फिर शिलालेख के रूप में हो सकते हैं, या फिर गद्य के रूप में भी हो सकते हैं। बाकी जो 3 पैरामीटर थे उनको वैसे ही रखा गया, जैसे 1500 से 2000 वर्षों की अवधि, उसे वैसे ही रखा गया, और बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाना चाहिए, इसको भी रखा गया वैसे के ही वैसा ही। और जो नया जोड़ा गया था बाद में, शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं या अपनी शाखाओं के बाद के रूपों से अलग हो सकते हैं, इसको भी वैसे ही रखा गया। और इस समिति ने सिफारिश किया कि ये जो 5 भाषाएं हैं जिनका प्रस्ताव आया है शास्त्रीय भाषा बनाए जाने के लिए, जिनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली हैं, इनको जो संशोधित मानदंड है इनको पूरा करना होगा। पहले वाले में भले ही ये आती हो या ना आती हो, उससे नहीं फर्क पड़ता। जो संशोधन के बाद अब जो 4 मानदंड है इनको पूरा करना होगा। इसके पहले जिन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था उनमें सबसे पहली भाषा थी तमिल, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस भाषा को प्राचीन द्रविड़ रत्न कहा जाता है। संगम साहित्य प्राचीन तमिल कृतियों का ही संग्रह है। इसके बाद 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। संस्कृत का विभिन्न भारतीय भाषाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिर 2008 में तेलुगु को आधिकारिक तौर पर भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तेलुगु लिपि दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है। 2008 में ही कन्नड़ा को भी शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। कन्नड़ भाषा की जो लिपि थी वो प्राचीन ब्राह्मी लिपि थी, उससे ली गई थी। उसके बाद 2013 में भारत सरकार ने मलयालम को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। मलयालम मुख्य रूप से केरल में बोली जाती है। और फिर 2014 में आके ओडिया को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। ये मुख्य रूप से ओडिशा में बोली जाती है। इन शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। जैसे संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इसके अलावा तमिल भाषा के लिए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई। इससे होगा यह कि तमिल ग्रंथों के अनुवाद की सुविधा मिलेगी, अनुसंधान वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के तत्वाधान में शास्त्रीय भाषा जो थी कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। इसके अलावा कई ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए गए जिससे कि इस क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको मान्यता मिले और प्रोत्साहन मिले। अब ये जो भाषाएं हैं इनको जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इससे क्या कुछ लाभ भी होगा? तो हाँ, बिल्कुल लाभ होगा इससे। पहली चीज तो ये है कि सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण होगा। क्यों? क्योंकि ये भाषाएं जो है अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने समुदायों की जो सांस्कृतिक विरासत है उनको सजोए हुए हैं। ऐसे में इन भाषाओं को और बचाया जाएगा और अगर और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा
तो उससे हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उनका संरक्षण जरूर होगा। अब ये जो शास्त्रीय भाषाएं हैं इनको अलग अलग स्कूल और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में जोड़ दिया गया। इससे होगा ये कि जो भी ऐसे लोग हैं इन भाषाओं को सीखना चाहते हैं उनको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ ही साथ इन भाषाओं को भी विस्तार मिलेगा। चूंकि सरकार ने इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है तो इन भाषाओं के अनुसंधान करने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए, अनुवाद करने के लिए, इन सब चीजों के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। तो ये जो वित्तीय सहायता दी जाएगी इससे भाषा का भी विकास होगा, संरक्षित होगी और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वित्तीय स्थिति भी ठीक होगी, तो वो इस क्षेत्र में और भी लगे रहने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ये जो भाषाएं हैं ये किसी क्षेत्र विशेष या समुदाय विशेष को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे में उस क्षेत्र या फिर वो समुदाय जहां से भी बिलोंग करते हैं वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब ये बढ़ावा कैसे मिलेगा? क्योंकि ये जो भाषाएं हैं इन भाषाओं में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो किसी क्षेत्र या समुदाय के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या फिर भौगोलिक रूपों का वर्णन करते हैं। जैसे जैसे भाषा का विकास होगा वैसे वैसे ये जो पहलू हैं इनको ज्यादा लोग जान सकेंगे, उससे पर्यटक इस क्षेत्र के लिए आकर्षित होंगे। इसके अलावा एक लाभ और होगा कि जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है उस भाषा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी, साथ ही साथ उस भाषा में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा मिलेगी और पहचान मिल सकेगी। इस प्रकार इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने से इन भाषाओं में पहले से जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको ख्याति और प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ नए लोगों को भी शैक्षिक और शोध के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।